नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी से जो निर्वासित कहानी पढ़ रहे थे उसका शेष अंश पढ़ेंगे। उस दिन भी लंबा हो गया था, अंश पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला और कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। लेकिन ये कहानी इतनी मार्मिक है, इतनी दिल को छू लेने वाली और झकझोर देने वाली है कि इसके एक एक पंक्ति, एक एक संवाद, एक एक बात और उन बेटे बहू के एक एक व्यवहार का मर्म समझना बहुत आवश्यक है। तभी इस कहानी का उद्देश्य हमें समझ में आएगा कि आखिर लेखिका ने ये कहानी क्यों लिखी। लेखिका ने कहानी इतनी सुंदर और इतनी भाषा शैली में और इतनी सटीकता से लिखी है कि एक एक बात जो उन्होंने कहना चाहा है वो हमारे सामने दृश्य साकार हो जाते हैं और हमारे दिल को झकझोर कर रख देते हैं। हम विवश हो जाते हैं सोचने के लिए, क्या वाकई ऐसी स्थितियाँ हैं तो कितनी शर्मसार करने वाली है। तो आज हम कहानी का शेष अंश पढ़ेंगे। कार सरहद से जा चुकी थी। थोड़ी देर वह उड़ती धूल को देखती रही, फिर एकदम अपने में लौट आई। बाबूजी उसी तरह लॉन में सिर झुकाए बैठे थे। इससे पहले वह प्रसंग हुआ था कि राजेन ने उनको कहा था कि आप अंदर बैठ जाया कीजिए शाम के समय, क्योंकि मेरे दोस्त लोग आते हैं तो वो ड्रिंक करना चाहते हैं, स्मोक करना चाहते हैं और आपकी उपस्थिति में नहीं कर पाते हैं। तो बाबूजी उसी तरह लॉन में सिर झुकाए बैठे थे। मतलब उन्हें कितना बिल्कुल कैसे पानी पानी हो गए वो, बिना अपराध के। बड़े छोटे को कहते हैं तो फिर भी ठीक लगता, लेकिन उनका बेटा उन्हें समझा रहा है कि आपको अंदर क्यों बैठना चाहिए। तो इस बात से उनका दिल इतना बैठ गया या पानी पानी हो गया, इतने ग्लानि में हो गए वो कि वो उसी तरह सिर झुकाए बैठे रहे। जब वे चले गए फिर भी लॉन में वैसे के वैसे सिर झुकाए बैठे थे। वे लोग तो बाहर गए, सुनने पर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। गोद में पड़ी किताब लटते पलटते रहे। कौन सी किताब है? पोथी है। पत्नी ने बात बदलने की चेष्टा की, उनके अंदर जो झेप और जो भावना आ रही थी उसको दूर करने के लिए कि कौन सी किताब है? पोथी है? नहीं, रामतीर्थ ग्रंथावली। किसी सुनसान घाटी में जैसे कोई अस्फुट ध्वनि गूंजी हो, जैसे बहुत दूर से गहरे से कोई आवाज़ आई हो, ऐसे उनकी आवाज़ मुँह से निकली और उसके रेशे रेशे चारों तरफ बिखर गए हों। ऐसे ही उन दिनों के एहसासों में एक साथ कुछ बिखरा हुआ था। थोड़ी देर चुप रही, फिर एकदम सहज होते हुए बोली, क्या बनाऊँ? कटहल बनाती हूँ, आज तुम्हें बहुत पसंद है। क्योंकि बेटे बहू ने तो कह दिया वो बाहर खा के आएंगे, तब उन दोनों को अपने खाने की व्यवस्था करनी थी। तो अम्मा बोली कि मैं कटहल बनाती हूँ, आज तुम्हें बहुत पसंद है। नहीं, अब पछता नहीं। तो बस खीर और सादी सब्जी? खीर नहीं, जब बहू और राजन रहें तब बनाना। शब्द थोड़े से थे पर अर्थ गहरे और विस्तृत, और कितने छोटे छोटे संवाद है और हर संवाद कितना गहराई लिए हुए हैं। शब्द थोड़े से थे पर अर्थ गहरे और विस्तृत। वैसे उन्हें अकारण छोटी छोटी बातों पर कितनी टीका टिप्पणी सुननी पड़ रही थी और वे पता नहीं क्या क्या सोचे थे। ऐसे में अगर वो खीर बनाते तो और भी न जाने क्या सोचते, क्या कहते या बात का बतंगड़ी बना देते। इसलिए उन्होंने मना किया कि नहीं, जब वे दोनों हों तब बनाना खीर। वह चुप हो गई। घर पर थे तो हर चौथे पांचवें दिन हाथ की बनी मोटी रोटियां और आलू बैंगन की सब्जी। बहुत खुश होते तो मखाने की खीर। बाद में 2 रोटियां अपने लिए भी उलट उसी थाली में बैठ जाती। तब तक वह हाथ धो रहे होते। कि गांव में जब बहुत खुश होते तो 4-5 दिन में हाथ की बनी मोटी रोटी और आलू बैंगन की सब्जी, और ज़्यादा खुश होते तो मखाने की खीर बना लेते। लेकिन यहाँ तो वे बिल्कुल अधीन थे, जो बन के आता था वही उनको खाना था। अपने मन की तो वो इच्छा कोई व्यक्त कर ही नहीं सकते थे। शाम वैसी ही गुमसुमी सी बीती, क्योंकि बार बार उन्हें कोई ना कोई चोट पड़ी रही थी, उनके मन को घायल कर ही रही थी। और फिर आज ये बात हो गई तो वापस शाम को भी दोनों बिल्कुल गुमसुम से रहे। एकदम ऐसी ही बोर और ऊब जैसी बीती। अंधेरा होने पर मन में घुमड़ता कुछ और भी गहरा आया। जैसे जैसे अंधेरा हुआ उनके मन में भी जैसे अंधकार बढ़ता चला गया। एकाएक उनके पास जाकर खड़ी हो गई और अटकती आवाज़ में कह गई, सालों हो गए, एक बार घर चलते ना। घर? उनकी आंखों में एक चमक आई घर जाने के नाम से, लेकिन तत्काल बुझ गई। वह तो पूरा किराए पर उठा दिया है। क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं, बहुत दिनों से घर छूटा ही है बस। लेकिन कुछ दिनों को चलने से फ़ायदा। हालांकि कुछ दिन के लिए भी वे कहाँ जाकर रहते, जबकि वो घर किराए पर उठा दिया गया था। हाँ, एक गहरी उसास उस खामोशी में उतरती चली गई। क्या फ़ायदा? सुबह सुबह ही रणधीर के आने का तार मिला था। 10 बजे राजेन उसे स्टेशन से लेकर लौटा। पैर छूने के लिए माँ के घुटने तक हाथ जरा झुकाकर हंसते हुए बोला, अच्छी तो हो अम्मा। चलो, भैया की सरकारी नौकरी में हुक्म चलाने का उनका काफ़ी भार तुमने हल्का कर दिया होगा। वह जोर से हो करके हंसते हुए बताने लगे,
अरे पूछो मत, दिन भर लोगों की भीड़ घेरे रहती है। पिताजी, बाबूजी बोल रहे थे ये बात। साहब साहब कहते जबान सूखती है। उनके सामने तो जमुना और चपरासियों तक की अकड़ देखने लायक होती है। एक तो आजकल छुट्टी गया है, फिर भी 2-4 दिन भर वह उत्साह से भरकर बोले जा रहे थे। छोटा बेटा आया था तो वे उत्साह से और जैसे हम बहुत खुश हैं ऐसा जताते हुए उन्होंने इतनी बात की कि अरे पूछो मत, सारे दिन भीड़ लगी रहती है और जमुना और चपरासी तक अपने साहब के सामने, मतलब साहब के सामने रहते हुए जो आने वाले लोग हैं उनके साथ बड़े अकड़ कर पेश आते हैं। राजेन सिगरेट की राख झाड़ते हुए भाई से कह रहा था, सब ऊपरी ठाट अंदर ठाले रहते हैं कि ये सब ठाट बाट जो है केवल ऊपर के हैं, दिखावे के हैं, अंदर से तो बिल्कुल सब कुछ खाली है। क्यों? अब तो असिस्टेंट भी पूरे घाघ मिलते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं कस्टमर्स पर। सरकारी नौकरी में तो बस छोटे ओहदों पर फ़ायदा है। असिस्टेंट मतलब जो सहायक कर्मचारी होते हैं उनके, वो बड़ी ऊंची पोस्ट पर था, कलेक्टर था राजेन। तो जो सहायक कर्मचारी होते हैं वे भी बड़े धूर्त और चालाक मिलते हैं और कड़ी नज़र रखते हैं कस्टमर्स पर। कस्टमर्स मतलब जो भी उनसे काम करवाने के लिए आते हैं तो अपने काम के एवज में उन्हें रिश्वत या घूस देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो भी बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। सरकारी नौकरी में तो बस छोटे ओहदे पर फ़ायदा है, क्योंकि छोटे ओहदे वाले लोग कलेक्टर तक पहुंचने के लिए भी उनसे कुछ पैसा वैसा ज़रूर लेते होंगे। ऊपरी ठाठ और अंदरूनी हालत में कितना फ़र्क है तुम सोच भी नहीं सकते। अब यही देखो, बेबी को कुछ सालों बाद नैनीताल कॉन्वेंट में डालना चाहता था पर दम ही नहीं। वो सोच रहे होंगे कि बेबी को जो बड़ी हो जाएगी तो नैनीताल कॉन्वेंट स्कूल में डालूंगा, लेकिन कितने खर्चे होंगे वहाँ के, लेकिन उतना मेरे पास शायद हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि ऊपरी ठाट और अंदरूनी हालत में कितना फ़र्क है तुम सोच भी नहीं सकते। भोजन के बाद रणधीर जाने लगा तो राजेन ने रोका, बैठो बात करेंगे, हम देर से ही सोते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उन दोनों को देखकर ठंडे लहजे में बोला, आप लोग भी चाहे तो बैठे बाबूजी। मतलब माता पिता को लेकर उनके मन में कोई खुशी, कोई उत्साह, कोई उमंग नहीं है। इसलिए जब रणधीर जाने लगा तो राजेन ने कहा कि रुक, बैठो बातें करेंगे, लेकिन माता पिता से ठंडे लहजे में बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था स्पष्टतः है कि वो यहाँ रुके, लेकिन वो कह भी नहीं सकता था खुलकर। तो ऐसे लहजे में बोला कि माता पिता अपने आप समझ गए कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत उठते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम सब बातें करो, आज काफ़ी थकावट महसूस हो रही है। एक जूठी जमाई लेकर वह उठ आए। पीछे पीछे वह भी आ गई। झूठी जमाई मतलब ताकि वो दिखा रहे हो कि हाँ मुझे तो नींद आ रही है और मैं नहीं बैठूंगा, मैं जाना चाहूँगा। दोनों को एक साथ लगा, शेष तीनों ने एक राहत भरी मुक्ति महसूस की है। जैसा भी वातावरण और व्यवहार होता अपने आप महसूस हो जाता है। तो जैसे वो दोनों उठे उनको लगा कि भी तीनों को जैसे राहत मिले कि भी हम यहाँ से जा रहे हैं। बरामदे से चुपचाप गुजरते हुए वह सोच रही थी, नींद तो अभी घंटों नहीं आएगी, तब तक क्या करेंगी? क्यों न बाबूजी को भी कमरे में ही बुला ले, थोड़ी देर बैठें फिर चले जाएंगे। उन्हें मुड़ते देखकर कहा, टोका, अभी सोओगे? नहीं तो बैठो ना कमरे में ही। कमरे में? नहीं, चलता हूँ, रात काफ़ी हो गई है, थक भी गया हूँ, इस समय कमरे में बैठना? चलूँ, जरा अखबार आज ठीक से नहीं पढ़ा। तो अम्मा जी ने प्रस्ताव रखा कि चलो थोड़ी देर कमरे में बैठो, क्योंकि अभी नींद तो आने वाली है नहीं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसे तो नवविवाहित दंपतियों को सोचना पड़ता है। गांव में, राजस्थानी संस्कृति में तो ऐसा होता है कि बेटे बहू सास ससुर के सामने बात ही नहीं कर सकते। तो अभी जो वो उनको सोचना पड़ रहा है कि मैं उस कमरे में जाऊं या नहीं जाऊं, इस वृद्धावस्था में भी उनको इतनी बात सोचनी पड़ रही है। और इसलिए उन्होंने मना किया कि मैंने अखबार ठीक से नहीं पढ़ा, वो मैं पढ़ूंगा। सब कुछ कहा अनकहा, जाना समझा था, फिर भी ये ऐसा प्रस्ताव रख गई थी। मतलब अम्मा ने सोचा कि सब कुछ उन्हें पता था कि क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अनजाने में वो ऐसा प्रस्ताव रख गई थी बाबूजी के सामने। अपनी गलती तुरंत समझ में आ गई। बहू बेटों के पास से थकान का बहाना करके आना और फिर घुल घुल कर बतियाना। मतलब अगर बाबूजी बैठते तो ये लगता है कि यहाँ से तो थकान का बहाना करके चले गए, अब बैठ करके बातें कर रहे हैं। घुल घुल कर बतियाना मतलब खूब घुट घुट कर बातें करना। एक दिन बहू राजेन से खिलखिलाती कह रही थी, पिताजी तो माँ जी को बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुल गए हैं। आज उन्हें शिमला पैक्ट के फ़ायदे नुकसान समझा रहे थे। अब समझ में नहीं आता कि बहू को उनसे इतनी तकलीफ़ क्या है। वो आपस में जो भी बातचीत करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उसकी नज़र उसी पर रहती है। पढ़ी लिखी तो है, बुद्धिमान तो है, लेकिन सहृदयता की कितनी कमी है कि अब वह इस बात पे भी उन्हें तकलीफ हो रही थी। अरे मियाँ बीवी कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना। अब वो पढ़े लिखे हैं, वृद्ध हैं, फुर्सत में हैं, तो अपनी पत्नी से किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो उसने कभी सुना होगा तो इसी बात पर व्यंग्य कस रही है कि वे तो उन्हें बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुल गए हैं। तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? राजन ने मुस्कुरा कर पूछा। राजन को भी कभी बुरा तो लगता ही होगा कि वो इस तरह की बातें क्यों करती है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है भी, अगर वो इस तरह की बात भी कर रहे हैं तो। लेकिन चूंकि उनके
आवाज़ में ऐसा लहजा नहीं होता था कि जिसे बहू समझ जाए कि भाई मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ऑब्जेक्शन, खी 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 खी, मुझे तो लगता है सच जैसे थिएटर देख रही हूँ। अभी देखो, नाउ शी इज़ परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन पिताजी को चैन कहाँ, जब भी मौका मिलेगा। कमजोरी लगती हो तो ताकत वाली दवा एक आध शीशी और ला दूँ। घबराहट के लिए वह कौन सी होम्योपैथी की दवा बताई थी डॉक्टर बनर्जी ने। माँ जी निहाल हो जाती है। फिर बहुओं की कमान चढ़ाती राजेंद्र से बोली, सच तुमने अपने पिताजी से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं। तो माता पिता की बात बताकर वो ऐसा कहना चाह रही है कि देखो बुढ़ापे में भी उनको कितना प्रेम है और कितनी एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन तुमने अपने बाबूजी से कुछ नहीं सीखा। व्यंग्य में कह रही है वो बहुओं की कमान चढ़ाती। शैतान की बच्ची, राजन एक प्यार भरी चपत लगाकर मुस्कुरा पड़ा। एक दो दिन बाद डॉक्टर के यहाँ जाते समय जब उन्होंने तबीयत का हाल पूछा, वह एकदम चिड़चिड़ा पड़ी उन पर। क्यों चिड़चिड़ा गई? जब वे बाबूजी डॉक्टर के यहाँ जाते समय तबीयत का हाल पूछा कि भी कहीं कोई दिक्कत हो तो मैं कुछ दवा लेता हूँ, तो वह एकदम चिड़चिड़ा पड़ी, क्योंकि वह अब नहीं चाह रही थी कि बहू के कटाक्षों की वजह से, कि वह अब नहीं चाहती थी कि बाबूजी उनसे कोई भी ऐसी वैसी बात करे जिससे प्रेम या चिंता टपकती हो। इसलिए वह उन पर एकदम चिढ़ सी गई। स्तब्ध से अपलक देखते रहे उन्हें और चुपचाप चले गए। लेकिन बाबूजी उनके एकदम ऐसे व्यवहार से स्तब्ध हो गए, एकदम से चुप हो गए और अपलक देखते रहे कि भी इसे क्या हो गया। वह लेटी आंखों पर कोहनी रखे रोती रही। आखिर उनका क्या कसूर था, क्यों चिड़चिड़ाई उन पर। और वो ऐसा व्यवहार कर तो गई, लेकिन बाद में वो बहुत दुखी होती रही और रोती रही कि उनका क्या कसूर था जो वह उन पर इस तरह से चिढ़ करके बोली। कि मतलब ऐसा होता है कि हम खुद दुखी होते हैं लेकिन फिर भी अपने ही प्रेम करने वाले व्यक्ति का भी दिल दुखा देते हैं, ऐसे घबराहट में, इतने संकोच। और जैसी स्थिति उनकी थी, इस वातावरण को वही समझ सकता था, इस अनुभूति को वही समझ सकता है जो ऐसे वातावरण में कभी रहा हो, मजबूर होकर के, घुट करके। काफ़ी रात गए, उनकी गुड नाइट के शब्द कानों में पड़े। तब तक वे दोनों अलग अलग पूरी तरह जगे हुए थे। काफ़ी रात गए, जब उनकी बातें खत्म हुई होगी तब गुड नाइट किया होगा एक दूसरे से, तो ये शब्द उनके कानों में पड़े। तब तक वे दोनों अलग अलग, माँ पूजा के कमरे में, पूजा वाले कमरे में, और अब बाबूजी बैठक में, अलग अलग पूरी तरह से जगे हुए थे। बीच में माला जपते समय या राम तीर्थ ग्रंथावली पढ़ते समय एक आध झपकी आई भी तो उन तीनों के ठाकों और खिलखिलाहटों से उचट गई। बीच में कोई झपकी लगी भी होगी तो उन तीनों की बातों से उचट गई, क्योंकि मन तो उनका लग ही नहीं रहा था। सुबह उठने के साथ ही रणधीर ने हंसना और सबको हंसाना शुरू किया। यह उसकी बचपन की आदत थी। राजन की तरह गंभीर नहीं, हमेशा का चिबिल्ला था। चिबिल्ला माने बहुत हंसने बोलने वाला। इस समय भी कभी बेबी के हाथ से डॉल छीनकर उसे रुला रहा था, कभी बाबूजी का चश्मा लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कभी जब वह भाभी को छुप कर देखने गया था उसके मनोरंजक प्रसंग सुना रहा था। कोई नहीं मिलता तो जमुना से ही उसकी शादी की बाबत जानकारी ले रहा था। तो राजेंद्र थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, लेकिन जो छोटा बेटा था रणधीर वह थोड़ा चुलबुला और चंचल मिजाज का था, हंसमुख स्वभाव का था। तो वो इस तरह से किसी न किसी को छेड़छाड़ करके हंस रहा था। जमुना सुन, तू हनीमून पर जरूर जाना, खर्च की सारी जिम्मेदारी मेरी। जमुना झेंपता शर्माता ट्रे उठाकर चला जाता। वह पूजा कर रही थी, तब भी डाइनिंग रूम से आते ठहाके उन्हें कुल बुला जाते, विशेषकर जब बेटों के साथ उनकी भी मुक्त हंसी मिली होती। वे जब पूजा कर रही थी तो वे सब तीनों डाइनिंग हॉल में बैठे हुए नाश्ता कर रहे होंगे, तो बातचीत करते समय जब बाबूजी की भी वह हंसी की आवाज़ सुनती तो थोड़ा उनके दिल को चैन मिलता। पूजा करते हुए मन उन्हीं लोगों पर था। वह ज़्यादा खुश और मुक्त लग रहे थे, बेटों की बातों में खूब रस ले रहे थे। राजन और रणधीर के मुंह से कई बार बाबूजी संबोधन सुन उनका मन पुलकित हो उठा था। हाथ की माला सालों पहले की परिक्रमा करने लगी थी। मतलब अम्मा को बड़ा अच्छा लग रहा था कि पिता और पुत्र आपस में बातें कर रहे थे और बेटों के मुँह से बाबूजी बाबूजी शब्द सुनकर उनको बड़ा भला सा लग रहा था, जैसे कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा वे उस वक्त फील कर रही थी। हाथ की माला सालों पहले की परिक्रमा, मतलब सालों पहले की बातें वो याद करने लगी, जब स्कूल से टीम जीत कर आने पर दोनों खेल की बातें बताते बताते पिता को निहाल कर देते और वह प्रसन्न मन कहते, शाबाश मेरे शेरों। कि पहले बचपन में किस से वे आपस में बड़े ही प्यार और गर्व से बातें करते थे, वैसी ही उन्हें अभी स्थिति लग रही थी, इसलिए वो खुश हो रही थी। फिर ठाके थम गए, सब शांत हो गया। राजेन ऑफिस चला गया। काफ़ी देर बाद वह कमरे में आए तो मुस्कुरा दी, क्योंकि वह खुश हो रही थी तब से। आज तो बड़े दिन बाद बेटों से ठट्ठे करते सुना तुम्हें, और बोली कि आज तो कई दिनों बाद तुम्हें बच्चों से हंसी मजाक करते हुए बात करते हुए सुना। उन्होंने जैसे सुना ही नहीं, ऐसे इससे दृष्टि से उन्हें देखा, क्योंकि उन्हें पता था उनके साथ अब क्या हुआ था। फिर एक एक शब्द पर रुकते हुए खिड़की के बाहर देखते कह गए, सुनो मैं जा रहा हूँ छोटे के साथ। अब ये कहानी चरम सीमा पर पहुँच रही है। अभी तक तो जो भी व्यवहार, जो भी बातचीत हो रही थी, वह तो दिल दुखा ही रही थी, लेकिन अब जो होने वाला है वो और भी भयंकर होने वाला है। कब एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया उभरी, कितने दिनों के लिए। तो
डॉक्टर एकदम ये बात सुन करके कि भाई मैं जा रहा हूँ छोटे के साथ। कब जा रहे हो? एकदम अप्रत्याशित, बिना आशा के एकदम से कोई बात हुई तो जैसे सामने आई, तो एकदम बोली कितने दिनों के लिए और कब जा रहे हो? कल वहीं रहने के लिए उसके साथ। तब बाबूजी ने जवाब दिया कि कल जा रहा हूँ और वहीं रहने के लिए उसके साथ। भयाक्रांत से वह एकदम पूछ बैठी। क्यों? एकदम भयभीत हो गई वह और पूछ बैठी क्योंकि वहीं रहने के लिए उसके साथ मतलब क्यों? लगा यह सवाल एक बड़ी चट्टान की तरह उन दोनों पर भर भरा कर गिर पड़ा हो और उनके समेत उनका सब कुछ चकनाचूर हो गया हो। और जब यह सवाल अम्मा ने पूछा तो बाबूजी को लगा जैसे एक बड़ी चट्टान उन दोनों पर गिर पड़ी हो और उसके नीचे दोनों दब गए हों, दोनों चकनाचूर हो गए हों। सारी जो थोड़ा बहुत सुख चैन था वो भी नष्ट हो गया। मरणांतक पीड़ा भी सहन कर रहे थे। कठोर संयम से उन्होंने आवेगों की रास खींच ली। जो भी भावनाओं का आवेग उनके मन में उफन रहा था, एकदम उन्होंने बड़ा ही कठोर संयम से अपने आवेगों की रास खींच ली। मतलब अपने आवेगों पर उन्होंने लगाम लगाई और बोले कुछ नहीं, यूं ही काफ़ी दिन तो हो गए यहाँ रहते, थोड़ा घूम फिर आना चाहिए। क्योंकि वे बात को टालते हुए संभालते हुए से अपनी पत्नी को कह रहे हैं, क्योंकि वो एकदम घबरा गई थी, एकदम भयभीत हो गई थी। मुझे भी तो यहाँ रहते, वह निरंतर असहाय सी होती जा रही थी। वह निरंतर एकदम, क्योंकि उनको एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, इसलिए वो अपने आप को एकदम असहाय महसूस करी थी, एकदम दीनहीन सी महसूस करी थी और बोली कि मुझे भी तो यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, मुझे भी जाना चाहिए। मतलब वो समझ गए थे कि शायद अकेले ही उनको जाना है। गले में बहुत कुछ घुटकते हुए धीमे धीमे वे बोले मैं आ जाऊँगा तब तुम जाओगी, तब मैं आ जाऊँगा तब तुम जाओगी। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि अभी वो अकेले जाएंगे और जब वे आएंगे तब वे जाएंगी। फिर दोनों एकदम चुप एक दूसरे को देखते रहे, जैसे आंखें पतरा कर किसी एक ही दिशा में टिक गई हों, क्योंकि दोनों को आभास हो गया था कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है। उन आँखों की अथाह कातरता में बस एक ही सवाल गहराता जा रहा था, हमारा अपराध। कि हमारा अपराध क्या था जब हमें एक दूसरे से अलग किया जा रहा है? क्या सचमुच उनका ऐसा प्रेम भरा, थोड़ा सा मामूली सा प्रेम भरा व्यवहार, एक दूसरे की चिंता फिक्र करना, वो क्या बेटे बहू को इतनी बुरी लग रही थी कि वे अब उनको अलग करने पर तुल गए थे? कि हमारा क्या अपराध है जो तुम हमें अलग कर रहे हो? पहले वह ही संभले। अब जब दो बेटे हैं तो एक ही दोनों का खर्च उठाए, ठीक नहीं लगता ना, है कि नहीं? ठीक ही सोचा दोनों ने। अभी यहाँ बेबी छोटी है, तुम यहाँ रहोगी। 7-8 महीने बाद जब छोटी की डिलीवरी होगी तुम फिर वहाँ चली जाओगी छोटे के पास। महिला तो भावुक होकर रो ही पड़ती है, लेकिन पुरुष को तो खुद को संभालना ही पड़ता है। तो बाबूजी ने अपने आप को संभाल करके बोला कि भाई जब दो बेटे हैं तो क्या एक ही दोनों का खर्चा उठाएगा क्या? इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा तब तुम यहाँ रहोगी। अभी यहाँ बेबी छोटी है तब तुम यहाँ रहोगी, और 7-8 महीने बाद जब छोटी की डिलीवरी होगी तब तुम वहाँ चली जाओगी और मैं यहाँ। इस बात को सुनकर क्या लगता है आपको? अपने ही बेटों के सामने ऐसी असहाय और कातर अवस्था, ऐसे बेटे भी बिरले ही होते होंगे। इसका मतलब जब माँ बाबूजी को उन्होंने यहाँ बुलाया था तब जरूर बड़ी वाली गर्भवती रही होगी या बच्चा होने वाला ही होगा, और अब वो छोटी बच्ची थी तो यहाँ रहना है, और जब छोटे की डिलीवरी होगी तब उनको वहाँ जाना है। बस अपनी सुविधा और अपनी सहूलियत की सोच रहे हैं बेटे। माता पिता की भावनाओं से, माता पिता की इच्छा से, माता पिता की खुशी से उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ तो चलूँ, तुम ज़रा मेरी कमीज़ें वगैरह, बाबूजी ने कहा उनको कि अब मेरी कमीज़ें वगैरह मतलब ढंग से पैक कर देना। थोड़ी देर बाद वह अखबार लिए फिर सामने खड़े थे। अब कितने बेचैन थे कि कहीं मन नहीं लग रहा था, कहीं बैठ नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद वे फिर अखबार हाथ में लिए हुए आए। यही कहने आया था कि मेरी छड़ी रखना मत भूलना जो हम हरिद्वार से लाए थे, ज़रा टहल आऊँ, बस यही कहना था। लेकिन वे कुछ नहीं कह सके। यूं ही बस कमरे के बीचों बीच कुर्सी का सिरा पकड़े खड़े थे, कांपती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण बिद्ध क्रोंच युगल की मूक पीड़ा थी, जिसे देखकर किसी आदि कवि का कोमल हृदय करुणा की अथाह लहरों में बह चला था। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती महा। बाबूजी कुछ नहीं कह सके थे, बस उंगलियों में अखबार था और आंखों में वो पीड़ा, बाण बिद्ध क्रोंच युगल की मूक पीड़ा, कि बाण से बिंधा हुआ क्रोंच पक्षियों का जोड़ा, क्रोंच माने सारस का जोड़ा, जो आपस में प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, प्रणय क्रीड़ा कर रहे थे, और अचानक एक शिकारी का बाण आके लगा और जोड़े में से एक पक्षी गिर पड़ा और मर गया, और दूसरा उसके विलाप में
किस तरह से रो रहा था, बिल्कुल वही की वही स्थिति इस वक्त उन दोनों की थी। यहाँ आदि कवि है वाल्मीकि। इसमें मैं बता दूं आपको कि जब एक बार वाल्मीकि ने देखा एक पक्षी के जोड़े को जो प्रेम क्रीड़ा में मगन था और अचानक एक बाण आके लगा और एक पक्षी गिर पड़ा और दूसरा विलाप करने लगा, तब दुख से उनके मुंह से जो पंक्तियां निकल गई वह श्लोक बहेलिये के लिए श्राप के रूप में कि हे निषाद, तुम्हें लंबे समय तक, तुम्हें अनंत काल तक कभी शांति या प्रतिष्ठा न मिले, क्योंकि तुमने पक्षी के जोड़े में से जो प्रेम क्रीड़ा में मगन थे उस जोड़े में से एक की हत्या कर दी। तो इस तरह से वह जो श्राप उनके मुख से निकला वही कवित्री लेखिका को इस समय ध्यान आ गया और उन्होंने ये पंक्तियां हैं जो इसमें लिख दी। तो इस तरह से ये कहानी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदय को छू लेने वाली। दोनों किसी को पीड़ा कह भी नहीं सकते थे, उनका मन भीतर ही भीतर कितना रो रहा होगा, लेकिन वे किसी से अपना दुख नहीं कह सकते थे। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। निर्वासित कहानी की कहानीकार है दीपबाला, वीरबाला, सूर्यबाला, राजबाला, सूर्यबाला। निर्वासित कहानी का अंत होता है सुखांत, दुखांत, प्रसादांत, इनमें से कोई नहीं। दुखांत क्योंकि अंत दुख में रहा। माँ जी बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी कहानी सुनाती थी? माँ जी बच्चों को सुलाने के लिए कौवा और बंगाली ढाका की कहानी सुनाती थी। निर्वासित कहानी के प्रारंभ की पंक्तियाँ कौन से भावों को अभिव्यक्त करती हैं? निर्वासित कहानी के प्रारंभ की पंक्तियाँ उस वृद्ध दंपति के मन की उदासी को, निराशा को, दुख को, पीड़ा को और घुटन को व्यक्त करती है। बाबूजी के दोनों बेटों के क्या नाम थे? राजेन और रणधीर। अब मैं इस कहानी का सारांश एक बार ज़रूर बताना चाहूँगी ताकि आपको कहानी वैसे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, हृदयंगम हो गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार ताकि कुछ और जो पहलू अगर न कह पाई हूँ तो वो भी आपके सामने आ जाए। ये कहानी कई पहलुओं को उजागर करती है। सबसे पहले तो निर्वासित शब्द देखिए, उसके कितने अर्थ यहाँ निकल रहे हैं, किस किस तरह से उन्हें निर्वासित किया गया। सबसे पहले तो वे अपने घर से, जहाँ वे बरसों से रहते आ रहे थे, निकाले गए। फिर बच्चों ने उन्हें अपने हृदयों से भी निकाल दिया। अगर न निकाला होता तो वे उनके प्रति इतने संवेदनहीन और उपेक्षापूर्ण, हृदयहीन हो सकते थे जैसा कहानी में पग पग पर उनके साथ वे व्यवहार कर रहे थे। और अंततः अपने घर से भी निर्वासित कर दिया। निर्वासित कैसे किया? हर जगह से उन्हें निर्वासित कर दिया। कहानी का शीर्षक कितना सार गर्भित है, कितना सटीक है और कितना सही है। माता पिता को एक दूसरे से अलग कर दिया। छोटे बच्चों से भी पूछकर उनके बारे में निर्णय लेते हैं, उनके मन की बात जान ली जाती है, लेकिन यहाँ माता पिता से उनकी इच्छा तक नहीं पूछी गई और निर्णय को आदेश की तरह उन पर थोप दिया गया। एक नहीं, दोनों ही बेटे एक जैसे। अपनी सुविधा के लिए राजेन ने उनका उपयोग किया। कहानी के अंत में जब हमें पता चलता है कि अब छोटे बेटे के साथ बाबूजी जाएंगे और वह यहीं रहेगी, बच्ची छोटी है इसलिए, लेकिन वे 2.5 साल पहले यहाँ बुलाए गए थे, अर्थात जब रीमा गर्भवती रही होगी या प्रसव होने वाला होगा तब माँ की ज़रूरत थी, और जब छोटे की डिलीवरी होने वाली होगी तब वह वहाँ चली जाएगी और बाबूजी यहाँ आ जाएंगे। अपने माता पिता के प्रति इतना निकृष्ट व्यवहार की ये पराकाष्ठा है। जिन माता पिता ने पढ़ा लिखा कर उन्हें इस लायक बनाया, उनका भविष्य उज्ज्वल किया, सुख सुविधाओं से भरपूर किया, आज वे ही पुत्र उनके भविष्य में केवल आंसू और घुटन भर रहे थे। खूब अच्छे से नियोजित ढंग से कितनी शर्मसार करने वाली है आधुनिक उच्च शिक्षित युवा पीढ़ी। क्या ही अच्छा होता अगर वे उनकी सार संभाल नहीं कर सकते थे, उनके साथ समय नहीं बिता सकते थे, उनकी प्रसन्नता से उनको कोई लेना देना नहीं था, तो अपनी ज़रूरतों के लिए एक नौकर और रख लेते। उन्हें अपने गांव के ही घर में, जहां वे रचे बसे थे, रहने देते, जीने देते, ताकि वे एक दूसरे के साथ बातचीत करके आत्मीयतापूर्वक समय बिताते, अपनी इच्छा और खुशी से जो चाहे बनाते खाते, शांतिपूर्वक अपनी वृद्धावस्था बिताते। उनके पास जब समय होता तो मिलने चले जाते। आर्थिक दृष्टि से तो दोनों ही पुत्र सक्षम थे और अपने माता पिता के प्रति सरासर कृतज्ञता भी नहीं थी, पर मतलब क्या अपने माता पिता के प्रति सरासर कृतज्ञता नहीं थी उनकी, जो उन्होंने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें रहने जीने तक नहीं दिया। पूरी कहानी में किसी भी तरह की आर्थिक मजबूरी या लालच जैसी कोई स्थिति नहीं है, बस परले दर्जे की स्वार्थपरता है और निर्ममता अभिव्यक्त हुई है, जो हर पाठक को भीतर से झकझोर देने में और रुला देने में सक्षम है। यह कथा पढ़कर पल्ला झाड़ देने के लिए नहीं है, बल्कि हम स्वयं सोचें कि हम भविष्य में किस किरदार में रहेंगे या रहना चाहेंगे।
बुज़ुर्गों को भी किसी कीमत पर अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। अपने बच्चों की मानसिकता को देख परख कर ही निर्णय लेना चाहिए और बच्चों को अपने माता पिता के प्रति इतना कृतज्ञ और संवेदनशील तो होना ही चाहिए कि उन्हें एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक उनके इच्छा अनुसार रहने दे, जीने दे। कुछ सुविधा उपलब्ध करा सके तो ठीक, अन्यथा उनकी उपेक्षा करके, उनके संग साथ पर कटाक्ष करके और उन्हें अलग करने के मर्मांतक पीड़ा तो न दे। क्या जुर्रेदार शरीर के पीछे का मन भी जुर्रेदार हो जाता है? उनकी इच्छाएं भावनाएं मर जाती है? बल्कि साथ साथ प्रेम भरा व्यवहार देखकर तो उन्हें और प्रसन्न होना चाहिए कि वे सहजता से और स्वतः प्रसन्न हैं। हमें उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रयास करके कुछ आयोजित नहीं करना पड़ रहा, कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ रही। ये कहानी पढ़कर आधुनिक पीढ़ी को, हमें, आपको, सबको सोचना चाहिए। लेखिका ने कितनी सुंदरता से, कितनी प्यारी सी कहानी लिखी है जो हमें झकझोर देती है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।